हरिओम ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब ये होता है किसी आंकड़ों के समूह के अंतर्गत ऐसी औसत या सामान्य जानकारी या ऐसे आंकड़े का चुनाव करना जो पूरे समूह के बारे में जानकारी देता हो या पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता हो या सारे समूह के उसमें थोड़ा गुण सभी गुण विद्यमान हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है सामान्य जानकारी। ये आप जान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से सांख्यिकी जो है मानव व्यवहार पर आधारित होती है। मानव व्यवहार के बीच में वह सूचनाओं को एकत्र करते हुए आंकड़ों के साथ गणितीय क्रियाएं के माध्यम से वह अपना निष्कर्ष या निर्णय देती है। इसलिए अगर किसी समूह की जानकारी हमें आवश्यकता है तो समूह के बारे में कोई सामान्य जानकारी रखना है तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करना पड़ता है। दूसरा है, अगर सामान्य जानकारी जैसे भारत के बारे में सामान्य जानकारी लेना है कि भारत का क्या है स्तर, तो प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाएगा, एक सामान्य जानकारी से पता चल जाएगा। बड़े अचरज की बात है कि वर्तमान समय में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं 25,000 पर महीना आय वाले व्यक्तियों की संख्या 10% से भी कम है और नेताओं का विदेशों में पैसा खूब जमा है और लाखों लाख वैकेंसी खाली है। नेता वैकेंसी इसलिए नहीं करते हैं, किसी भी पार्टी का हो, कि उनको पैसा बचेगा तभी वो लूट खसोट मचाते हैं। आगे चलते हैं। सामान्य जानकारी अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, किसी भी व्यवहार में लेना है तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का करना पड़ता है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। अगर हमको किसी दो समय में एक ही विषय के बारे में अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना, जैसे इस वर्ष भारत का जो है राजस्व कितना था, पिछले वर्ष भारत के राजस्व कितना था, तो हमें एक सामान्य जानकारी चाहिए। एक क्या चाहिए? सामान्य जानकारी चाहिए। अगर ऐसे समझिए, तुलनात्मक अध्ययन का तात्पर्य यह भी है कि जो सूचनाएं हमें एकत्र हो रही हैं विभिन्न समयों में कैसी रही हैं, विभिन्न देशों में कैसी रही हैं, समान स्तर पर क्या रही हैं, विभिन्न समयों में उसके बढ़ने का स्वरूप क्या रहा, उसके परिवर्तन का स्वरूप क्या रहा, किसी घटना के बदलने का स्वरूप क्या रहा, उस घटना से संबंधित दूसरी घटना के बढ़ने का या बदलने का स्वरूप क्या रहा, उस सबका तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है सहसंबंधात्मक अध्ययन। जैसे अगर कोई बालक है, निश्चित रूप से अगर बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है या वो बड़ा होता है तो उसका व्यवहार भी बड़ा होगा, उसकी मानसिक क्षमता भी बड़ी होगी, उसका मानसिक क्षमता भी बढ़ेगा, भाषा का विकास भी बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध। और कभी कभी कोई एक चीज बढ़ती, जैसे व्यक्ति अगर पढ़ना शुरू हुआ तो उसके अंदर पढ़ना शुरू करता है तो उसके अंदर दुष्टता घटती जाएगी, क्योंकि ज्ञान पवित्र बनाता है, इसलिए उसका गंदा व्यवहार घटेगा। गंदा व्यवहार, ये विपरीत संबंध। शिक्षा और गलत व्यवहार में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं मानव व्यवहार से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उन आंकड़ों में कैसा संबंध है, धनात्मक या ऋणात्मक संबंध है, उन संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को जानने के लिए, समझने के लिए भी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता के अंतर्गत हम कोरिलेशन, सहसंबंध ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन ज्ञात करते हैं। उसमें होता क्या है कि कौन आंकड़ा व्यक्तिगत रूप से समूह के प्रति कितना करीब है, कितना दूर है, कौन से आंकड़े का मतलब है, कौन से आंकड़े का मतलब नहीं है, इन सब सारी बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से समझने जानने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करना आवश्यक होता है। अगला है सांख्यिकी अध्ययन का प्रारंभिक स्तर। बिना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का सांख्यिकी कार्य ही नहीं कर पाएगा। अर्थात जब तक आपको सामान्य जानकारी नहीं होगी आंकड़ों के विषय में, सामान्य सूचना, स्थानीय सूचना, स्थानीय मान, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मानव व्यवहार के अंतर्गत सांख्यिकी जो है मानव व्यवहार के अंतर्गत वह कार्य करती है, अध्ययन करती है। तो मानव व्यवहार के अंतर्गत आप किसी व्यवस्थित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, कोई व्यवस्थित निर्णय नहीं ले सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए इस सांख्यिकी के अंतर्गत मीन, मीडियन, मोड, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 स्वरूप होते हैं। मीन, मीडियन, मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के जाने बिना हम
किसी भी डाटा समूह का या आंकड़ों का हम सांख्यिकीय विश्लेषण अध्ययन नहीं कर सकते, सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगा। अर्थात इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का करना अति आवश्यक होता है, जिससे हमारा व्यवहारिक गणित संबंधी गतिविधियां संपादित हो सके। अगला है परिवर्तन की प्रवृत्ति। जैसे परिवर्तन का स्वरूप क्या रहा, समाज के परिवर्तन का स्वरूप रहा, किसी घटना के परिवर्तन का क्या स्वरूप रहा, लोगों की आवश्यकता के परिवर्तन का क्या स्वरूप रहा, लोगों के शिक्षा के परिवर्तन का स्वरूप क्या रहा, लोगों का सामाजिक सोच या किसी व्यवहार के प्रति सोच का स्वरूप क्या रहा। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे, फिर सूचना एकत्र करेंगे, फिर डाटा में बदलेंगे, अंक में बदलेंगे, अंक में बदल के फिर गणितीय क्रिया करेंगे, यानी आप अपने उद्देश्य के अनुसार उसका गुणा भाग करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। तो परिवर्तन का स्वरूप कैसा रहा, मानव व्यवहार का, समस्या के, सरकार के, लोगों के कार्यशैली, जीवन स्तर, इस सब के परिवर्तन का स्वरूप कैसा है, यह भी जांच परख करने के लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति यानी हमें औसत जानकारी रखना आवश्यक होता है। इसकी औसत जानकारी हमको क्या होना, इसलिए भी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगला है पूर्वानुमान। जैसे हम जब सामान्य जानकारी रखते हैं तो सामान्य जानकारी का मतलब है कि औसत यानी लगभग 50% सोच व्यवहार उसी तरफ दिखता है जो सामान्य जानकारी होती है। उसके आधार पर हमें अनुमान लग जाता है कि यहाँ पे ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा परिवर्तन का स्वरूप है, लोगों की इच्छाएं ऐसी हैं। लोग राजनीति में नेता का नाम लेना एक प्रकार से गाली देना है, चोर शब्द है सभ्य व्यक्ति के लिए। तो उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे ही नेता आया तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हो कि इसका ऐसा नेचर होगा, थोड़ा अच्छा होगा तो कम चोरी करेगा, ज़्यादा बुरा होगा तो ज़्यादातर चोरी करेगा, वो अधिकारियों इत्यादि को मिला करके जो है घोटाला करना शुरू करेगा। क्योंकि श्वेत अपराध के अंतर्गत सबूत मिटा दिए जाते हैं, अपराध भी किए जाते हैं, जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, इसी को कहते हैं श्वेत अपराध। समाजशास्त्र में श्वेत बसन अपराध कहते हैं। तो किसी सामान्य सूचना के आधार पर किसी समाज के विषय में या किसी समस्या के विषय में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस पर जनमत क्या है, लोगों की सोच क्या है। यह भी हमें यह भी निर्णय लेने के लिए हमें आवश्यक है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप संबंधी जानकारी हमारे पास हो, औसत जानकारी हो। अगला है अंतः संबंध। अंतः संबंध का तात्पर्य होता है एक सूचना का उसी से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत दूसरी सूचना से क्या संबंध है। जैसे आपने ये घरेलू हिंसा के विषय में आप डाटा एकत्र करना शुरू किए, तो घरेलू हिंसा के विषय में कितने पति की वजह से आत्महत्या की और कितने सास ससुर की वजह से आत्महत्या की, पति का यानी उसके पति का और उसके सास ससुर के बीच का क्या संबंध होगा, उसके संबंध का स्वरूप क्या है, सोच का स्वरूप क्या है, व्यवहार का स्वरूप क्या है, इच्छाओं का स्वरूप क्या है। यानी दो सूचनाओं के बीच अंतः संबंध, दो घटनाओं के बीच अंतः संबंध, ये सब भी समाज के विषय में डाटा एकत्र करने में हमें समाज के औसत स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता आ पड़ती है। अब शिक्षा के क्षेत्र में यही सब लागू अगर कर दें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक ही बालक का एक ही कक्षा के स्तर के अंतर्गत विभिन्न विषयों के बीच उसका क्या सोच है, क्या समझ है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, इसकी औसत जानकारी अगर आपके पास है, तभी आप विशेष छात्र, सामान्य छात्र और मंद बुद्धि छात्र के बीच में अपना कोई निश्चित निष्कर्ष दे सकते हैं। जैसे भारत के लोग हैं, भारत के लोग खूब अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सबको पर्याप्त रूप से नहीं आती है। भले ही वो विदेश में काम करते हैं, फिर भी नहीं आती। कभी कभी ऐसे आंकड़े अखबारों में या पत्रिकाओं में आते रहते हैं। अंग्रेजी बोलना अलग है, अंग्रेजी समझना अलग है, अंग्रेजी को ग्रामर स्तर पर बोलना और उसके स्थानीय भाषा के रूप में बोलना समझना, उसके साहित्य को समझना अलग है। ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि दो सूचनाओं, दो आंकड़ों, दो घटनाओं के बीच में क्या अंतः संबंध बनता है, क्या कार्यकारण संबंध बनता है, यह भी जानकारी आप तभी सही रूप में जानकारी का निष्कर्ष ले सकते हैं जब उसके विषय में सामान्य सूचना हो, आपके पास औसत जानकारी हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता आ पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समझ गए तो जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। हरिओम।